Hello everyone. Today in this video we'll learn about directive principles of state policy. Let me start from the voting. As we all know that in our country voting is the fundamental right of the citizens. तो जब हमें वोट देना होता है हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं हम उसके बारे में उसके लीडर्स के बारे में पता करते हैं, उनका मैनिफेस्टो पता करते हैं। मैनिफेस्टो इज़ उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उनके वायदे क्या हैं, वो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए क्या क्या वो प्रॉमिसेस कर रहे हैं कि अगर वो जीत जाएंगे तो वो क्या क्या हमारे लिए करेंगे। एंड देन वी गिव वोट टू दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। नाउ अब जब वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है वोटिंग से, तो उसके बाद अगर वो अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं करती है तो हम क्या करते हैं? हम कुछ कर सकते हैं क्या? हम कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हम सिर्फ वेट कर सकते हैं टिल द नेक्स्ट इलेक्शन कम्स और फिर हम उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करते हैं। दिस ऑल वी कैन डू। सो directive principles are the very important for us because हमारी कंट्री की गवर्नेंस के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर अ फंडामेंटल सोर्स। गवर्नमेंट की कोई भी नया लॉ बनाने से पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स करने के पीछे सबसे बड़ी फोर्स है हम और आप, दैट इज़ पब्लिक ओपिनियन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर बैक्ड अप बाय पब्लिक ओपिनियन। देखिए, जैसे कोई भी गवर्नमेंट टिकी होती है वोट के कारण, तो अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बनाएगी, एक वेलफेयर स्टेट नहीं प्रोवाइड करेगी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट नहीं करेगी, तो 5 साल बाद उसको वापस आने के लिए चांस उसका बहुत कम हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई जस्ट टू इम्प्रूव द पब्लिक ओपिनियन, लोगों का विश्वास जीतने के लिए एंड पॉपुलर वोट लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टी मजबूर होती है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करे, उसको फॉलो करे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द इम्पोर्टेंस एज मॉरल आइडियाज़, एज ए मॉरल आइडल्स। डायरेक्टिव कॉन्स्टिट्यूटर्स गाइड फॉर द स्टेट, वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक एज अ गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि उनको इस हिसाब से काम करना है। देन ओनली पीपल विल गिव देम द वोट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। They are the source of continuity in policies. While framing the policies, government has to take care of all the directive principles of state policy. They are the yardstick for measuring the worth of the government. कि whether this government is good for us or not, we can easily measure due to these directive principles. They are helpful in interpretation of the constitution. And ambiguity of directive principles is useful. दिस लाइन मीन्स जो वेगनेस है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम दे आर नॉन जस्टिसेबल, एंड वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो स्टेट नहीं करता तो वेलफेयर नहीं लेकर आ सकता वो अपनी कंट्री के अंदर। एंड इफ़ वेलफेयर विल नॉट बी देयर फॉर द पीपल विल नेवर गिव देम दी वोट। नाउ वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर नो पर्टिकुलरली डिवीजन नहीं किया गया है, क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द laws, according to the nature of the articles, they have been divided among the 3 heads, basically 3 heads, that is socialist, Gandhian principles and liberal principles. These are some of the articles which fall under this category. Let us look at that how they are. Let me explain you these things. They are the socialist, liberal and Gandhian. Let us talk about socialist first. सोशलिस्ट को समझने के लिए आप समझ लीजिए कि W इज़ फॉर द वेलफेयर एंड E इज़ फॉर इक्वालिटी। जो भी कोई प्रिंसिपल, कोई जो भी आपके वेलफेयर की बात करेगा, जो भी इक्वालिटी की बात करेगा, वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू सिटीजन्स, यहाँ पे वेलफेयर की बात हो रही है। इट प्रिवेंट
concentration and ensure equal distribution of wealth and resources. Again equality की बात हो रही है, welfare की बात हो रही है. Equal pay for equal work for all men and women. Again, ensure decent standard of living and leisure for workers. सभी की इक्वालिटी की एंड वेलफेयर की बात हो रही है. दे कम्स, ये इस टाइप के प्रिंसिपल्स जो हैं वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आते हैं. देन आई विल टॉक अबाउट लिबरल प्रिंसिपल्स. लिबरल हेयर मीन्स आपकी फ्रीडम से रिलेटेड है, जैसे फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. देन प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस. These principles tell us about that how a person should have freedom and they live. It safeguards forest and wildlife of the country. Then securing participation of workers in management of industries. A uniform civil code for the country. Civil code. Here is the keyword of these liberal principles. Civil code. आप इससे इनको लर्न कर सकते हैं कि how a person should be. Then organize animal husbandry and agriculture. See, and now comes the Gandhian principles. ये वो principles हैं जो नेशनल मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी का विजन रहे थे. उस समय जो गांधी जी का विजन था वो सब प्रिंसिपल्स इस गांधीयन प्रिंसिपल्स में एड ऑन किए गए हैं. लाइक एस्टेब्लिश पंचायत्स टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, promotion of economic and education of weaker sections, promotion of cottage industries, prevention slaughter of calves and milk cattle. तो दे और आर द प्रिंसिपल्स जो गांधीयन विजन रखते हैं वो सब इसी के अंदर में फॉलो किए गए हैं. हमारी बुक में एक और टाइप के प्रिंसिपल्स हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस, टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. जो इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी मेंटेन करे उसके वो वाले प्रिंसिपल्स हमारे इस कैटेगरी में फॉल होते हैं. ना हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं हमारे लिए. तो हियर दे आर. Basically, I will be telling you the basic difference between the fundamental rights and the directive principles of state policy. क्योंकि हमें इतना पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं तो उनको भी वो फंडामेंटल राइट्स से अलग क्यों हैं. द बेसिक डिफरेंस ऑफ डेफिनेशन from among these two is the fundamental rights are defined as the basic human rights of all citizens. वो basic human rights हैं और ये guideline directive principles guidelines हैं for the framing of laws by the government. एम क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स का एम होता है सो दैट दे टू मेक इनवॉयबल सर्टेन एलिमेंट्री राइट्स, जिनको ख़त्म ना किया जा सके, अधिकार लोगों को मिल सके, टू कीप देम अनअफेक्टेड बाय द शिफ्टिंग मेजॉरिटीज़ इन द लेजिस्लेचर. अगर लेजिस्लेचर में कोई मेजॉरिटी चेंजेस होते भी हैं तो लोगों के अधिकारों पे फ़र्क ना पड़े. And directive principles of state policy, they set forth the ideals and objectives to be achieved by the state. Now, fundamental rights are in the third part of the constitution and directive principles are in the fourth part of the constitution. नेचर कैसा होता है इनका? फंडामेंटल राइट्स का नेचर मोस्टली नेगेटिव है, एज इट रिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स. ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो नेचर है वो पॉजिटिव है, एज इट एनकरेजेस द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स. उनको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट. एंड जस्टिसेबल एक ऐसा पॉइंट है, बेसिक डिफरेंस जो फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में. फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल. बेसिक मतलब इनका, जस्टिसेबल मतलब
अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को आपको लगता है कोई वायलेट हो रही है, कोई आपसे छीन रहा है आपका अधिकार, तो आप उसको कोर्ट तक लेके जा सकते हैं, कोर्ट से इशू करवा सकते हैं, रिट्स इश्यू हो सकते हैं। कोर्ट उसको कह सकता है कि आपके अधिकार को बेकार नहीं जाना चाहिए, आपको आपका अधिकार मिलना चाहिए। बेसिकली आप उसको कोर्ट तक लेके जा सकते हैं, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को आप कोर्ट तक लेके नहीं जा सकते हैं। बट क्यों, क्या डिफरेंस, क्यों नहीं लेके जा सकते हैं? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, जब नया नया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, लिखा जा रहा था, तो ऐसे कुछ बंडल ऑफ राइट्स बनाए गए जिनको फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया, एंड कुछ बंडल ऑफ राइट्स को रख दिया गया कि ज़रूरत आने पर, टाइम आने पर, या डेवलपमेंट जब टेक प्लेस होगा हमारी कंट्री में, तो धीरे धीरे उनको हम राइट्स बना देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट टू एजुकेशन, जो कि उस समय पे हमारे यहाँ बैकवर्डनेस बहुत थी, हमारे यहाँ वी वर नॉट इकोनॉमिकली एंड सोशली एडवांस्ड, सो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया था। बट लेटर ऑन जैसे जैसे हमारे यहाँ सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होता गया, तो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। एंड नाउ, though the directive principles of state policy are non-justiciable, as just I told you, yet these are the moral obligations on the part of the government at all levels to work for the welfare of the people. I hope this point is very much clear to you now. So many directive principles have been implemented and they have become either legislations or fundamental rights. कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ साथ उसके हिसाब से लेजिस्लेशन बन चुके हैं, मतलब लॉज बन चुके हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स बन चुके हैं। नाउ लेट अस सी विच आर दोज राइट्स और द लॉज। सबसे पहले आता है राइट टू एजुकेशन, विच हैज़ बिकम अ फंडामेंटल राइट नाउ। देन कम्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट and Wildlife Protection Act. They have been passed and become law. You can see. Now, National Commission for the Welfare of Women has been established. धीरे धीरे जब देखा गया कि विमेंस की पोजीशन को भी इक्वालिटी नहीं मिल रही है स्टेट में, तो ये नेशनल कमीशन बनाया गया फॉर द वेलफेयर ऑफ द विमेन। And right to work has been implemented for the rural unemployed under MNREGA, that is Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Act. इस एक्ट के तहत सभी लोगों को काम मिलेगा करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम होगा, सब लोगों को काम मिलेगा, ये भी कहा गया। सो आई होप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर क्लियर टू यू। हैव अ नाइस डे. Thank you and stay connected for more videos.